हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आंसर क्लासेस। आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ जो ट्वेल्थ फिजिक्स था। ट्वेल्थ फिजिक्स में जो रिडक्शन हुआ है आपका 30% कोर्स जो कम हुआ है, उसमें हिंदी मीडियम के तो बच्चे यहाँ से समझ पा रहे हैं कि क्या क्या हमें छोड़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बट इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने एक अलग से इंग्लिश पीडीएफ तैयार किया है इसका। ठीक है, तो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हेल्प करेगा कि उनको पता चल पाएगा क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसी को लेकर, और आपको हम बताते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्या क्या इस फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। ओके, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे वीडियो के साथ, और मैं आपको हर यूनिट टू यूनिट, टॉपिक टू टॉपिक आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बड़ी मेहनत की हमने इस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके और आपको समझाने की, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 30% आपका रिडक्शन हुआ है, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपका जो गॉस थ्योरम है उसमें हमको क्या नहीं पढ़ना है। उसमें आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, इनर आउटर एंड ऑन सरफेस आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब आप एक खोखला लेते थे हॉलो क्या स्फीयर, उससे आर डिस्टेंस पे आप किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे वो आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, आपको इसमें इनर, आउटर और ऑन द सरफेस 3 पोजीशन होती थी, तीनों पे आपको ये नहीं पढ़ना है। तो इससे आपको छुटकारा मिल चुका है। ठीक है, आप सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड यूनिट में आप देखिए, जो सेकेंड यूनिट का जो आपका नाम है वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम्स लॉ। तो इसमें आपको कार्बनिक रजिस्टेंस जो रजिस्टर होते थे उनका कलर कोड नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें इस तरीके के रजिस्टेंस हम लोग बनाते थे, इस तरीके का। ठीक है, इसमें कलर होते थे तो बताया जाता था पहला कलर क्या करेगा, दूसरे कलर से क्या है। ये कलर कोड जो होता था इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको इस बार हमारी गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है कि आपको इसको नहीं तैयार करना है। दूसरी बात है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता था उसको आपको नहीं पढ़ना है। दोनों फार्मूले इसके आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो ओके, तो आप शायद आपको समझ में आ रहा होगा इंग्लिश मीडियम वालों को। उसके बाद अगर हम थर्ड यूनिट की बात कर लें तो थर्ड यूनिट में देखते हैं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए भाई, थर्ड यूनिट में हमको सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आप पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक वाला नहीं, मैग्नेटिक वाला जो डाइपोल होता था, दो मैग्नेट यानी एक मैग्नेट रखते थे जिससे एस और एन होते थे। इससे पी पॉइंट पे एक्सीएल और नॉन एक्सीएल पोजीशन पे हम लोग निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वो आपको यहाँ पे नहीं निकालनी है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें मोमेंटम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी एम वाला फार्मूला नहीं पढ़ना है। बी ए कॉस थीटा जो फार्मूला होता था, बी ए कॉस थीटा, वो आपको इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, और थर्ड में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड कॉजेस अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, मतलब आपको ये भी नहीं पढ़ना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था उसके बारे में नहीं पढ़ना है। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी मैटर की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे कि पैरामैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, ये फेरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ये आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद जो है आपका मैग्नेट एंड कॉजेस अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट आपको नहीं पढ़ना है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफ़ेक्ट होता था वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब यूनिट फोर्थ की बात कर लें। ये फर्जी वीडियो नहीं है, मैंने आपके नोट्स जो हिंदी है उसका इंग्लिश वर्जन करके आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ यूनिट करंट आती है, करंट में आपको पावर फैक्टर नहीं पढ़ना है। पावर फैक्टर क्या होता था, ये
कॉस थीटा इक्वल्स टू फार्मूला निकाला जाता था, ये आपको, जिसको पावर फैक्टर कहा जाता था, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप टिक कर लीजिएगा अपनी बुक में या कहीं पे ये PDF इसका नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि क्या क्या हमको नहीं पढ़ना। हो सकता है आप पढ़ के चले जाएं और आपकी मेहनत ख़राब जाए। ठीक है, तो उसके बाद वॉटलेस करंट आपको नहीं पढ़नी है। वॉटलेस करंट क्या होती है, किसी भी जब रियोस्टेट हम लोग पढ़े थे इसमें, तो एक कॉइल में हम लोग देखे थे, अगर मोटा तार लपेट दिया जाता है तो उसमें वॉटलेस करंट फ्लो होती है, मतलब इसमें पावर का लॉस नहीं होता है, तो उसको हमें इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, 5th यूनिट की अगर बात करें तो 5th यूनिट में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़नी है। ठीक है, 5th यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहला ही टॉपिक ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। केवल डेफिनीशन उसको पढ़ लेनी है, लेकिन उसकी नीड कहाँ कहाँ होती है, ओनली नीड हटाई गई है। ठीक है, उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती थी, इसका आपके सिलेबस से डिडक्शन हो चुका है। ठीक है, यूनिट 6 में अगर हम बात करें तो 6 में ऑप्टिक्स आपकी आ जाती है, और ऑप्टिक्स में आपका स्फेरिकल मिरर, इनका जो इंट्रोडक्शन था, इनका जो फोकस था और सेंटर था, इस तरीके का इनका शेप, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद मिरर फार्मूला नहीं पढ़ना है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, इसका प्रूफमेंट आप किए थे, तो ये आपको इस बार नहीं करना है, मतलब नहीं पढ़ना है, इस बार आपके सिलेबस से हट चुके हैं, क्योंकि हाई स्कूल में भी आप पढ़ के आए थे। उसके बाद ये आपका जो आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन आपको बेसिक नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड कम बैक इन द सेम मीडियम, बाउंस एंड कम बैक इन द सेम मीडियम, ये आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, ना तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई इनके लॉस पढ़ने हैं। उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन आपको नहीं पढ़ना है। तो ये ब्लू कलर स्काई का क्यों शो होता है, ये पहले था, ये भी आपको हट चुका है, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर राइजिंग एंड सेटिंग सन अपीरियर, मतलब सनसेट और सनराइज के समय रेड होता है ना, इसके लिए हम लोग थ्योरी पढ़ते थे, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, ना तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, जो रिजॉल्विंग पावर थी, रिजॉल्विंग पावर मतलब दो चीज़ें, अगर दो ऑब्जेक्ट रखे होते थे, उनमें उनकी डिस्टेंस या उनमें विभेदन क्षमता कह सकते हो, ये आपको रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़नी, तो आप टिक बुक में लगा सकते हो या अपने नोट्स आपने बना रखे हैं उसमें आप क्रॉस लगा लो कि हमको ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको नहीं पढ़नी, इसकी जो इंट्रोडक्शन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो आपको नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो इंट्रोडक्शन है, यानी डेफिनेशन वगैरह है, ये सब नहीं पढ़नी है। लॉज ऑफ ब्रूस्टर, सॉरी गलत लगे, ब्रूस्टर्स लॉ या लॉज ऑफ ब्रूस्टर्स, आपको जो आपने पढ़ा था IP इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है इस बार। ठीक है, लॉज ऑफ ब्रूस्टर लॉ को भी हमको नहीं पढ़ना है, तो ध्यान देना है, इसको आपको ज़रूर मेंशन कर लेना है, पता चले आप तैयार करके जाएं। ठीक है, और कुछ एग्ज़ाम में आए भी ना, तो हमें ध्यान देना है। फिर यूजेस ऑफ पोलराइड एंड लाइट ऑफ पोलराइड, मतलब यूजेस ऑफ पोलराइड, पोलराइड के जो यूजेस थे वो हमको नहीं पढ़ना है, और पोलराइड लाइट नहीं पढ़नी है। ठीक, पोलराइजेशन प्रोसेस पढ़ना है, बट लाइट के जो यूजेस था पोलराइड्स के, जैसे विंडो में है ना ग्लास क्यों लगाया जाता है, या कार के शीशे इतने महंगे क्यों होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते थे, वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम अगर 7th यूनिट की बात करें तो 7th यूनिट में आपका जो यूनिट का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर, वेव एंड रेडिएशन, ये आपका यूनिट का है। अगर आपके पास नूतन की कुमार मित्तल है तो बिल्कुल कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग बना है, किसी में यूनिट चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने जो लिया है सेक्शन करके, आपको बता दें यहाँ पे सेक्शन B स्टार्ट हो गया, यानी ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने सेक्शन वाइज कर दिया है इसको नूतन में। आपको और अन्य बुकों में क्या मिलेगा, उसमें यूनिट 1st 2nd 3rd फिर स्टार्ट कर देते हैं इसकी 2nd सेक्शन की, लेकिन मैंने डायरेक्टली सारे सेक्शन की इसमें एक साथ लिया है। ठीक है, तो हम इसमें सॉरी हमें पढ़ना था यूनिट नंबर 6 में क्या क्या नहीं पढ़ना, सॉरी 7 में, तो 7 में देखिए हमें डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन नहीं पढ़ना है। डुअल नेचर मतलब हमने पढ़ा था कि लाइट में डुअल नेचर होता है या रेडिएशन में डुअल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर और उसका रेडिएशन यानी रे,
फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे जो आपको अब इसमें नहीं पढ़ना है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन था। उसके बाद ये आपका डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिटेल नहीं पढ़नी, केवल इनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है, लेकिन कैसे एक्सपेरिमेंट किया था ये आपको नहीं पढ़ना है। मतलब ये पता करना है कि एक्सपेरिमेंट किस लिए हुआ था, इतना आप पढ़ सकते हैं, बट इनका जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल है वो आपको इस बार नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो उसके बाद यूनिट नंबर 8 में अगर हम बात करें तो आपको जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स से आपको क्या क्या हटाना है देख लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी आपकी हट चुकी है, ठीक है। जो रेडियो एक्टिविटी की खोज कैसे हुई थी, या उसके क्या क्या किन किन लोगों ने मिलके इसका खोज, जैसे क्यूरी थे, ठीक है। बस ये सब इनके बारे में नहीं पढ़ना है। अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स के बारे में इनका नहीं पढ़ना है। रेज एंड द इट्स वर्च्यू, इनके गुण नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये रेज होती थी, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज होते थे। इन रेज के बारे में हमको पढ़ना रहता था डिटेल, इनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, इनकी विभेदन क्षमता कितनी होती है, और ये किस इनकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, और वेवलेंथ, लेमडा वगैरह इनका सब पढ़ते थे, वो आपको इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के जो लॉज हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी बाइंड एनर्जी लिख गया है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हम लोग फाइंड करते थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये आपको नहीं पढ़ना है। एंड इट्स चेंज विद मास नंबर, मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी में क्या चेंजेज आते हैं ये आपको इस बार नहीं पढ़ना। ये टॉपिक आपकी कुमार मित्तल में है, उसमें आपको क्रॉस कर देना है। यूनिट नंबर अगर 9 की बात करें तो 9 में कुछ ज़्यादा कम ना हो कि केवल जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको केवल उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का, और उसमें जेनर डायोड नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है भाई। तो जेनर डायोड आपको क्रॉस कर देना है, जेनर डायोड को बिल्कुल टच नहीं करना है, सिंपल डायोड पढ़ना है। जेनर डायोड का ना तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ना तो जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसका डायग्राम बनता था और प्रूवमेंट होता था कि जेनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर के तरीके से काम करता है, वो हम लोग उसकी डिटेल पढ़ते थे, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको शायद इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी कि आपको छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये हिंदी जो आपका दिया गया था उससे मैंने तो इसका आपको इंग्लिश वर्जन बताया है, और इसको पूरा आप वीडियो को पॉज कर करके आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी यूनिट वाइज, हमने यूनिट नेम के साथ साथ आपको सेक्शन भी दिया है और चैप्टर नेम भी है। जैसे लाइट में ऑप्टिक्स आप स्टार्ट करेंगे तो इसके ये सारे ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, जो इतने सारे रिडक्शन हुए हैं आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, इसको आप टिक कर लेंगे। आपको एग्ज़ाम के लिए इनको तैयारी नहीं करना है, हालांकि अदर एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। बट अगर आप यूपी बोर्ड के लिए हैं केवल, तो उसमें आपको ये अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। इनको आप स्किप करके जो टॉपिक आपको बचे हैं उससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये आपका पूरा यूनिट वाइज डिटेल हो गया है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।